गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में आपने कैपिटल बजटिंग का डेफिनेशन और उसकी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बजटिंग देखा था। पार्ट सेकंड में, आज कैपिटल बजटिंग के पार्ट सेकंड में हम इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग और टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, पूंजी बजटन का महत्व। इसके अंदर देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग इज़ नॉट बिकॉज द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ इंक्लूडेड इन द लार्ज अमाउंट एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स, बट इट्स इम्पोर्टेंस इज़ एन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। कैपिटल बजटिंग होता है, कैपिटल बजटिंग का महत्व है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट वाला पैसा लगता है। यानी कैपिटल बजटिंग का हमने जो मीनिंग देखा है कि कैपिटल बजटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है या अमाउंट राशि लग रही है आपकी, या फिर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट है। कुछ फैक्टर ऐसे हैं, उसके लिए भी हमें कैपिटल बजटिंग बनाना होता है। यानी जो कैपिटल बजटिंग है वो सिर्फ लार्ज अमाउंट और लॉन्ग पीरियड के लिए ही नहीं बनाया जाता। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनके लिए भी हमें कैपिटल बजटिंग बनाना होता है। तो फर्स्ट देखिए, It tests the economic burden of the labor welfare program, यानी कि ये देखता है कि श्रम कल्याण योजनाओं के आर्थिक भार की जांच करता है। यानी कि वो देखता है कि लेबर वेलफेयर प्रोग्राम बनाएगा टाइम टू टाइम। क्यों बनाएगा? क्योंकि लेबर वेलफेयर प्रोग्राम इसलिए इम्पॉर्टेंट है किसी फर्म्स के लिए, क्योंकि अगर आपका लेबर जो है आपका थर्ड लेवल में, यानी कि जो आपका अगर स्टेप बाय बात करें तो फर्स्ट में आपके जो टॉप डिपार्टमेंट आता है, सेकंड में आपका डिपार्टमेंट आते हैं जो जितने जनरल डिपार्टमेंट हो गए, थर्ड में आपका आता है लेबर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनके वेलफेयर प्रोग्राम हमें टाइम टू टाइम क्या होंगे, बनाने होंगे, जिससे हमारे जो फर्म्स के लिए प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो सकता है। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ये मोटिवेशन रूप से हमारे लेबर जो है वो फंक्शन करेंगे। अच्छा, लेबर प्रोग्राम में क्या आ गया, जैसे उनको एजुकेशन फैसिलिटी देना। ठीक है, तो उनको कितना एजुकेशन फैसिलिटी देना है, उनको हाउसिंग फैसिलिटी देना, उनको हेल्थ फैसिलिटी देना, तो उन पर ये एक्सपेंसेस कितना होगा इन प्रोग्राम्स के लिए, तो उसको हमें अपने बजट में दिखाना होगा, हमें अपने बजट बनाना होगा ताकि हम अपने लेबर्स को अच्छी फैसिलिटी प्रोग्राम दे पाएँ। सेकंड है, इट इज़ एनालाइज द इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन एंड द सेफ्टी फॉर द वर्कर्स। यानी कि ये कह रहा है अपने कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कार्य दशाओं एवं सुरक्षाओं में सुधार के लिए क्या करना है, पूंजीगत लागतों का या कैपिटल कॉस्ट का पता लगाना है। यानी कि आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, आप सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने वर्कर को, ताकि उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो पाए। तो ये किसके बेस पे कर पाएंगे कि अगर हमने कैपिटल बजट बनाया अपने फ्यूचर के लिए, तो क्या होगा, हमें पता रहेगा कि हमारे वर्कर के लिए क्या सेफ्टी है, हमारे वर्कर्स के लिए क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो इसका विश्लेषण हम कहाँ कर सकते हैं, कैपिटल बजट बना के कर सकते हैं। राइट। थर्ड हमारा है, इट इज़ हेल्पफुल इन कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। कैपिटल बजट बनाने से आपका जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो कंट्रोल में रहेगा, जिससे आपकी जो लागत है वो कम होती रहेगी और आपकी लागत क्या रहेगी, नियंत्रण में रहेगी। यानी आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं होगी। आप जानते हैं कि जब आपकी कॉस्ट डिक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉफिट है वो तो इंक्रीज़ ही होगा। इसीलिए कॉस्ट रिडक्शन यानी कि लागत में कमी और लागत को नियंत्रण करने के लिए भी कैपिटल बजट बनाना आवश्यक होता है। फोर्थ है, इट इज़ अ गुड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ राइट टाइम ऑफ परचेज ऑफ फिक्स असेट्स एंड देयर फाइनेंसिंग। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा कौन सा समय अच्छा रहेगा जब हमें अपनी मशीनरी को परचेज़ करना है। राइट, तो हम देख सकते हैं कि किस टाइम या कह सकते हैं संपत्तियों के क्रय करने का उचित समय क्या है, उसकी वित्त व्यवस्था की जानकारी मिलनी चाहिए कि हमें फिक्स असेट्स को परचेज़ करना कहाँ से, कौन से फिनेंस रिसोर्सेज होंगे। तो इनकी इन्फॉर्मेशन कौन देता है, कैपिटल बजटिंग बना के हम कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि संपत्तियों के क्रय के उचित समय, यानी कौन सा राइट टाइम है हमें अपनी असेट्स परचेज करना है। एंड दूसरा है कि वित्त व्यवस्था की उचित वित्त के या स्रोत की जानकारी हमें मिलना। राइट। फिफ्थ हमारा है, इट इज़ हेल्पफुल इन
लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये आपको लंबे समय के लिए वित्त नियोजन बनाने में और आपके फर्म की नीतियां बनाने में या नीतियों का निर्माण करने में भी कैपिटल बजटिंग आपका सपोर्ट करता है। यानी कैपिटल बजटिंग अगर आपका अच्छा बना है तो आपके फर्म्स के लिए जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई है या जितने भी फिनेंस रिसोर्सेज हैं उसका आप पहले से एस्टिमेट कर सकते हैं कि कौन से रिसोर्सेज से हमको फंड लेना चाहिए जिससे हमारी कॉस्ट कम आए, राइट। 6 पॉइंट है हमारा, इट गिव नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर कैश बजटिंग। कैश बजटिंग बिकम वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। यानी कि ये आपको रोकड़ बजट के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है कि आपको कैश बजट कैसा बनाना है, राइट। यानी आपको बजट बनाने के लिए बताएगा कि आपको कितना पैसे की आवश्यकता है, ठीक है। और रोकड़ बजट सफलतापूर्वक बनाया जा सके ये किसके बेस पर डिपेंड करता है, कैपिटल बजटिंग। जो कह सकते हैं कैश बजट क्या होता है कि हमारा जो हमें किस किस टाइम कैश की रिक्वायरमेंट रहेगी उसका पता लगाना। यानी हमें ये पता कैपिटल बजटिंग बेस पे ही पता चलता है कि हमें अपने फर्म्स के लिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नीड है, वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी की ज़्यादा ज़रूरत है, या हमें फिक्स कैपिटल की या फिक्स कह सकते हैं कि ज़्यादा लंबे समय के लिए जो पैसा चाहिए उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये किसके बेस पे पता चल सकता है, कैपिटल बजटिंग बेस पे। तो हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल बजट होता है वो सिर्फ हमें ये कैलकुलेट नहीं करके देता है कि लार्ज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है या लॉन्ग टाइम पीरियड में इन्वेस्ट करना है, बल्कि हमें बहुत से अलग ऐसे भी पॉइंट हैं जिसकी वजह से हमें फर्म को कैपिटल बजट बनाना इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ये हमारे कैपिटल बजट के इम्पॉर्टेंस के पॉइंट थे। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, यानी कि पूंजी बजटन के प्रकार। इसको हमने डिवाइड किया है 6 पार्ट में। फर्स्ट है एक्सपांसन प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं विस्तार परियोजना। सेकंड है हाउस कीपिंग जिसे कहते हैं गृह व्यवस्थित परियोजना। थर्ड है हमारा रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट जिसे हमें कहते हैं पुनः संगठन परियोजना। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट यानी उत्पादन व प्रक्रिया विकास परियोजना। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। आप देखते होंगे ये एक्सपांसन एंड एक्सटेंशन इज द सेम बट दोनों में डिफरेंस है, राइट। तो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का मतलब हो गया परिवर्धन योजनाएं, यानी कि जो धीरे धीरे डेवलप होती है। एक्सपांसन का मतलब होता है बहुत फास्ट चेंजेस करना, और एक्सटेंशन का मतलब है ठीक है आप धीरे धीरे उसमें चेंजेस कर रहे हैं। और लास्ट हमारा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी शोध एवं विकास परियोजना। तो 1 and 1 हम इसको देखते हैं। सबसे पहला हमारा है एक्सपांसन प्रोजेक्ट। देखिए एक्सपांसन प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या होता है। एक्सपांसन जो प्रोजेक्ट होगा वो किसी भी बिजनेस के लिए क्या होगा, उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा जितना कह सकते हैं कि अगर हमने एक्सपांसन प्रोजेक्ट को नहीं फॉलो किया तो हो सकता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है या हमारा जो बिज़नेस है वो क्या चला जाएगा पीछे की और बैक साइड में बैक चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि हमने कुछ इसमें ग्रोथ के लिए कुछ नहीं किया। तो एक्सपांसन हमेशा किस लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए होता है, राइट। तो इसमें क्या होगा, परचेज ऑफ न्यू मशीन यानी नई मशीन खरीदनी है कि नहीं खरीदनी आपके बिज़नेस के लिए। बिल्डिंग आपका न्यू बनाना है कि नहीं बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है या नहीं करना है। एक्सपांसन ऑफ प्रेजेंट प्लांट्स एंड बिल्डिंग यानी कि जो प्लांट्स और बिल्डिंग हैं आपके बिजनेस में अभी वर्तमान समय में जो चल रहे हैं, क्या उसमें कुछ विस्तार करना है, उसकी कोई ब्रांच ओपन करनी है, उसमें करना है क्या। तो परचेज ऑफ अदर यूनिट, क्या हम दूसरी किसी यूनिट को परचेज कर सकते हैं दूसरे बिजनेस को, या मर्ज ऑफ अदर यूनिट या किसी यूनिट्स में क्या कर सकते हैं हम उसमें सम्मिलित हो सकते हैं क्या। तो ये जो हम कह सकते हैं कि हाँ बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विस्तार परियोजना। तो विस्तार परियोजना का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि नई बिल्डिंग खरीदी है कि नहीं खरीदनी। यानी कि परियोजना मतलब विनियोग करते समय हम मतलब कोई भी प्रोजेक्ट चूज़ करते समय हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए ये बेटर है या नहीं। यानी कि आप दूसरी अगर व्यवसायिक इकाइयों को भी खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आपके पास वो फंड है कि नहीं है। तो ये कौन बताएगा, कैपिटल बजटिंग। आप अदर यूनिट्स में मर्ज हो रहे हैं यानी आपका संविलय हो रहा है, तो क्या आप
उसके कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारे आंसर कौन देता है? कैपिटल बजट बनाने पे मिलते हैं, राइट। सेकंड है हाउसकीपिंग। दिस आर द प्रोजेक्ट इन विच there is no direct return on the investment, but with the investment the productivity and morale of the employees increase, with which the enterprises gets direct benefit of the increased production। देखिए ये जो हाउस कीपिंग है ये पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है? आपके एम्प्लॉय यानी जो आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं कर्मचारी से, ठीक है। ये कह सकते हैं कि इस योजना को हमने क्यों इम्पोर्टेंट माना है, हम कह सकते हैं कि ये वे परियोजनाएं जो विनियोग करने से प्रत्यक्ष रूप से हमें रिटर्न नहीं देगी, हमें कोई भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि हम ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कोई रिटर्न मिल जाएगा, नहीं। किंतु हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि परियोजना पर किए गए व्यय से कर्मचारियों की जो कुशलता बढ़ेगी या उनका जो मनोबल बढ़ेगा, यानी वो मोटिवेट होकर जो फंक्शन करेंगे, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि जिससे उपक्रम का प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन पर जरूर लाभ होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमने इन प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया हाउसकीपिंग पे, तो हमें डायरेक्ट जैसे हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमने बैंक में पैसा जमा कराया तो हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ हमने जो पैसा लगाया तो हमें इतना जल्दी रिटर्न नहीं मिलने वाला। हमने अगर इस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया या हमने इन्वेस्ट किया तो हमारे जो एम्प्लॉय होंगे कर्मचारी, उनको मॉरल सपोर्ट मिलेगा। दूसरा क्या होगा कि वो हमारे जो भी प्रोडक्शन होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्वॉल्व होके और अपनी पूरी एफिशिएंसी से यहाँ पे वर्क करेंगे, क्योंकि हमने उनके लिए क्या रखा है? अलग से प्रोजेक्ट रखा है। अब इस प्रोजेक्ट में होता क्या है? जैसे एजुकेशन, उनके बच्चों के लिए शिक्षा वगैरह करना, ठीक है, यानी एजुकेशन प्रोजेक्ट। लेबर वेलफेयर प्रोग्राम, यानी जो कर्मचारियों के लिए कल्याण के लिए है। यानी आज के टाइम में कोई भी फर्म विदाउट लेबर वेलफेयर सक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि उसको अपने कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए सोचना होगा। और क्या हो सकता है? हेल्थ प्रोजेक्ट, यानी आप उनको हेल्थ फैसिलिटी क्या दे रहे हैं, राइट। हाउसकीपिंग, अगर आप उनका आपकी फर्म दूर है तो आप उनके लिए क्या हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, घर वगैरह बनाने का, ठीक है। तो हाउसकीपिंग प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिज़नेस के लिए। वो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होता है कि डायरेक्ट हमको कुछ ना कुछ रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन हाँ ये हमें हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो फर्म को प्रॉफिट होगा, राइट। तो हमें अपने इसमें हाउसकीपिंग में अपने एम्प्लॉय के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में सोचना होगा, राइट। थर्ड है रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। रिप्लेसमेंट का मतलब हो गया पुनः संगठन परियोजना। द कंटिन्यू यूज मेक द मशीनरी worn out sometime. Machine are not worn out, but due to coming of new machine in the market, those become disused। यानी हम कह सकते हैं कि लगातार अगर किसी मशीन का यूज़ करते हैं तो वो काम की तो वैसे ही नहीं रहती, वो वॉर्न आउट हो जाती है, यानी हम काम में नहीं ले सकते। कुछ मशीन क्या होती है जो कह सकते हैं कि कुछ मशीन वॉर्न आउट यानी जो बिना काम की नहीं रहती है, लेकिन वो क्या होती है, वो मशीन आउट तो नहीं होती है, लेकिन नई मशीन मार्केट में आने पर उसका यूज़ कम हो जाता है। आर यू क्लियर? यानी रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अपने मशीन को अगर हम बहुत ज़्यादा कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो वह नष्ट हो जाएगी। कुछ मशीनें कह सकते हैं कि वो नष्ट तो नहीं होती, परंतु अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करने में भी सपोर्ट नहीं करती। तो इन दोनों सिचुएशन में कैपिटल बजटिंग बेस पे हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें मशीन नई परचेज़ करनी है या हमें उस मशीन में ही कुछ रिपेयर या कुछ कंडीशन फॉलो करनी है। तो कहने का मतलब है कि रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट भी किस पे डिपेंड करेगा, कैपिटल बजटिंग पे। तो कैपिटल बजटिंग में ही हम ये रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट का डिसीजन ले सकते हैं। आर यू क्लियर? तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका प्रोडक्ट और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। यानी कि सम प्रोजेक्ट आर स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट, ठीक है, बाय डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट और इम्प्रूविंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओल्ड प्रोडक्ट, देन रिप्लेसमेंट ऑफ लेबर बाय मशीन। देखिए क्या होता है कि उत्पादन
और प्रक्रिया विकास परियोजना। इसका नाम क्या हो गया? उत्पादन एवं प्रक्रिया विकास परियोजना। नए उत्पाद का विकास करने, या हम कह सकते हैं पुराने जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए लागत कम करना या लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से हम क्या करते हैं, ऐसी परियोजनाएं प्रारंभ की जाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि नए उत्पाद का विकास करने, पुराने उत्पाद को निर्माण की प्रक्रिया में सुधार करने, लागत को कम करने या लाभ को बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह की परियोजना प्रारंभ की जाती है। इस परियोजना में ही, इस रिप्लेस कह सकते हैं, इस परियोजना में ही यानी प्रोडक्ट प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में ही हम क्या कर सकते हैं कि लेबर का रिप्लेसमेंट हम किससे कर रहे हैं? मशीन से कर रहे हैं। यानी एक श्रमिक किससे चेंज हो रहा है? मशीन से। ठीक है, यानी हम कोई भी प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि भाई हम तो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में रखेंगे, हमारा प्रॉफिट है वो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर हम लेना चाहते हैं, राइट। लेकिन हम अपने इस चीज़ में कब सक्सेस होंगे? जब हमारा कैपिटल बजटिंग प्रॉपर बना हो। क्लियर है आपको? नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का मतलब होता है धीरे धीरे आप डेवलप कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, राइट। तो हम देखिए इसमें क्या होगा, दोज प्रोजेक्ट आर सिंपल टू एक्सपांसन प्रोजेक्ट बट द एक्सपांसन मूवमेंट इज स्लो। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो आपके विस्तार परियोजना से मिल रहा है, लेकिन इसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो एक्सटेंशन होता है उसमें धीरे धीरे क्या होगा? विस्तार होगा। इसके फॉर एग्जांपल हैं इम्प्रूविंग क्वालिटी, यानी आप अपने क्वालिटी में सुधार कर रहे हो। डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, यानी आप क्या कर रहे हो? डिज़ाइन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, यानी कि कुछ नया करके लेके आ रहे हैं मार्केट में। या फिर आप न्यू मार्केट को चूज़ करते हैं, यानी डोमेस्टिक में तो आप सेल कर ही रहे थे, क्या अब आप इंटरनेशनल मार्केट को चूज़ कर रहे हो, या फिर आप कौन से मार्केट में इसको सेल करना चाहते हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग होगा वो किस में आएगा? एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में। लास्ट हमारा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क्स डन in different operating section of the undertaking are included in research development project। यानी जो शोध और विकास परियोजना है वो क्या होगी? ऑपरेटिंग, अलग अलग ऑपरेटिंग सेक्शन में कह सकते हैं अलग अलग तरह से काम करती है। इसी के अंदर हम जानते हैं कि अगर हमने टाइम टू टाइम अपने फॉर्म्स के लिए रिसर्च करवाएं या हम टाइम टू टाइम डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ, या हम अपने ऑपरेटिंग सेक्शन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने कैपिटल बजटिंग में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट के बारे में सोचना होगा। तो ये कहने का मतलब है कि ये जितने भी आपने टाइप्स पढ़े कैपिटल बजटिंग के, तो आप जानते हैं कैपिटल बजटिंग में जो भी एक्सपेंसेस होता है या जो बड़े बड़े एक्सपेंडिचर होते हैं उनके बारे में सोचना। तो ये 6 जो थे आपके टाइप, वो सारे क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने डिवाइड कर दिया कि हमें कैपिटल जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं कह सकते हैं उनके नाम हमने अलग से रख दिए। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अगर हमने इस पे पैसा या फंड के बारे में या एक्सपेंसेस के बारे में नहीं सोचा तो हमारा बिजनेस क्या होगा? बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ जाएगा, उसका डाउन फ्लो चालू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कैपिटल बजटिंग होती है उसमें ये 6 पॉइंट हैं वो कैपिटल बजटिंग के ही पार्ट हैं और उनके बारे में ही डिसीजन लिए हैं, राइट। तो ये हमारा आज हमने जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, साथ ही हमने टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग को देखा था, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।